मखलूत हुकूमत का एक साल, गरीबों के लिए वबाल ही वबाल। खाने को रोटी है न कमाने को रोजगार, आटे की कतारों में मरते शहरी, इंसाफ के लिए धक्के खाते शहरी। जमहूरियत बेनाम, असम्बलियां तहलील, लेकिन इंतखाबात का नामो निशान नहीं। पाकिस्तान इस हाल तक कैसे पहुंचा? इदारों में महाजराई क्या रंग दिखाएगी? सियासतदान क्या एक मेज पर मिल बैठेंगे? खराबी कहाँ है, निज़ाम में या शख्सियात में? आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सरजंग अज़हर तिराज के साथ और मैं हूं आपका मेज़बान। नाजरीन, आज सियासी ममाशी अमूर के पर बात करने के लिए हमने दावत दी है जनाब खबर अब्बास संधू साहब, जो कि स्पेशल करस्पॉन्डेंट है नवाए वक्त ग्रुप के, और माशी सियासी अमूर के माहिर जनाब नदीम अब्बास को। नदीम साहब और खबर साहब, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद। सबसे पहले सवाल ये है कि शहबाज शरीफ की मखलूत हुकूमत को एक साल मुकम्मल हो चुका है। इस एक साल में हमने क्या पाया, क्या खोया? खबर साहब, आप क्या कहते हैं? पाया भी बहुत कुछ है और खोया भी बहुत कुछ है। पहले तो शुक्रिया आपका, आपने मुझे दावत दी और मुझे प्रोग्राम के लिए बुलाया, बल्कि आपने अफ्तारी भी कराई आज। बहुत शुक्रिया उसका, अल्लाह पाक जज़ाए खैर दे। अच्छा, हमने पाया भी बहुत कुछ और खोया भी बहुत कुछ। पाया ये कि हमें बताया गया था कि ये बड़े तजर्बाकार हैं, ये बड़े मशहदान हैं, ये बड़े सियासतदान हैं, ये चीज़ों को अपनी चीज़ें इनकी जो है फिंगर टिप्स पे हैं, ये दिनों में ठीक कर देंगे। तो वो तो बेनकाब हुए ना। ये हमने पाया कि इनकी जो अहलियत है वो खुल के सामने आई। खोया हमने ये कि हमने कोई 20 से ज़ायद गरीब खो दिए जो आटा लेने गए थे और मौत लेकर वापस आए। खोया हमने ये कि आज हमारी हर चीज़ खाने पीने की, वो रोटी से लेकर आटे से लेकर सब्ज़ी, गोश्त, मसाला जात, कोई भी आपकी दस्तरस में नहीं है। सही। इकानमी जो बूस्ट कर रही थी, जो खुद नून लीग की जब ये मखलूत हुकूमत आई थी, इन्होंने आते ही जो रिपोर्ट दी थी वो 6 पॉइंट जो ग्रो रेट था वो 6 पॉइंट्स समथिंग था, यानी 6+ था। वो आज इतना नीचे चला गया है कि आपका जो इकानमी है, डॉलर है, जो दीगर जो चीज़ें हैं, जो आपके जो इशारिये हैं, वो सारे मनफी में जा चुके हैं। सही। और मईशत का ये हाल है कि गरीब आदमी जो सफ़ेद पोश है वो भी मांगने पर मजबूर है। हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत सारे लोगों को ऐसे जानते हैं, देखते हैं, जो खामोशी से आए कहते हैं कि मेरे घर के जो मामलात हैं बड़े ख़राब हैं, तो प्लीज़ कुछ करें। इवन कि आप चले जाएं, ये जो आटा लेने के लिए लोगों की लाइनें लगी हुई हैं, आप देखें इतनी इतनी लंबी लाइनें लगी हैं, ये कहाँ से लोग आ गए? सही। ये कहाँ से आए? आप मुफ्त आटा दे रहे हैं, मतलब कि आटा क्या, उनकी आटा बुनियादी ज़रूरत है। आटे के अलावा उसने जो रोटी पकानी है वो किससे रोटी पकेगी? वो सालन, वो सब्ज़ी, वो मिर्चें, वो मसाला, वो घी, उनकी कीमतें कहाँ हैं? उसको रोज़गार देना था, उसके रोज़गार में बेहतरी लेके आनी थी, वो चीज़ें हमने उससे छीन ली। एक इंडस्ट्री हमारी बूस्ट कर रही थी वो गारमेंट्स की, वो भी नीचे चली गई। गारमेंट्स के दोस्तों से बातें होती हैं, उन्होंने कहा भी हमारा जो कारोबार है वो बड़ा अप हो चुका था। सही। हम अपने बच्चों के लिए चीज़ें एक्स्ट्रा खिलौने वगैरह लेके जा रहे थे। अब हाल ये है कि अब हम ना इधर के रहे ना उधर के रहे। इस गवर्नमेंट पर जो हमें जो बताया गया था, जो दिखाया गया था, सारा कुछ उसके उलट हुआ। ठीक हो। हमने जो खोया है वो हमने अपने बुज़ुर्ग जो गरीब हैं, उनसे हमने जो कुछ उनको देना था वो हमने उनसे खो लिया। और पाया ये है कि जो हमें दिखाया गया था, जो हमें बताया गया था, वो सारा बेनकाब हो गया है कि भी अच्छा ये है इनकी अहलियत। सही। नदीम साहब, आप हुकूमत के एक साल को किस तरह देखते हैं? शुक्रिया अदर साहब। असल में मुआशी मसाइल जो हैं वो तो आप सबको मालूम है कि बहुत गंभीर हैं। इस वक्त जो है यहाँ पे, इस वक्त आप जिस किसी को भी हुकूमतों में बिठाते हैं तो वो आप कहेंगे ओवरनाइट या 2, 4, 6 माह में या साल में डिलीवर कर जाएगा, तो ये मेरे ख्याल में नेचुरल या रीज़नेबल बात नहीं होगी। सही। मसाइल ये हैं कि हमें एक आदत सी पड़ गई थी कि हम पाकिस्तान में ज़राअत को हमने इतनी तरक्की नहीं दी, वहाँ पे हाउसिंग सोसाइटीज़ बन गई और फिर बीच फ्लड्स भी आ गए उसमें, तो हमारे पाकिस्तान में एग्रीकल्चर वैसे तबाह हो गया। और इस वजह से यहाँ पे ओवरऑल एक महंगाई का जो है वो तूफ़ान खड़ा हो गया। फिर हमारी करेंसी
के ऊपर जो प्रेशर था, फिर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है, जो इंस्टेबिलिटी है, उसकी वजह से मामला जो हैं वो गंभीर हैं, मामला में बेहतरी नहीं है। और एक पहले ज़माना ये था कि हम प्रॉक्सीज का हिस्सा थे किसी न किसी जगह पे हम लोग। अब वो प्रॉक्सीज का ज़माना भी गया, अब वो इमदाद भी हम 70 साल से ले रहे हैं। अब दुनिया में कोई भी मुल्क हमें पैसे देने को भी तैयार नहीं है। पहले तो हमारे वज़ीर-ए-आज़म जाते थे, एक ज़माने में हमारे आर्मी चीफ जाते थे और हमें कर्ज़े मिल जाते थे। अब सूरत हाल इस तरह की है कि कोई हमें लिफ्ट करवाने को तैयार नहीं है। तो ये सारे मामला जो हैं, ये हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें मिक्स हैं, जिसमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। हम जब तक मामलात को मिल बैठ के हल नहीं करेंगे तो ये सूरत हाल बेहतर नहीं होगी। सही। सदू साहब, हुकूमत कहती है कि हमने अपनी मईशत को दिवालिया होने से बचाया, क्या ऐसा ही है? वो कहते हैं कि ये जब इमरान खान साहब की हुकूमत गई तो उस वक्त मुल्क दीवानियों के करीब था, क्या बचा लिया इन्होंने या गलत बोल? अच्छा, दिवालिया होने का आपका क्या पैमाना क्या है? किस तरह पता चलेगा कि ये दिवालिया है या नहीं दिवालिया है? श्रीलंका के बारे में हमने खबरें सुनी कि वो उसकी मईशत जो है वो दिवालिया हो गई है। वहाँ शरह सूद है 15%, और हम कह रहे हैं, हमारी जो गवर्नमेंट है वो कह रही है कि हमने पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचा लिया, और आज यहाँ शरह सूद है 21%। तो फिर आप खुद बताएं कि मुझे क्या कहना चाहिए, दिवालिया हुए या नहीं हुए? हम तो हो गए हैं, ये हमने ये बस कहना बाकी है। आप जितने इशारे हैं दिवालिया होने की जो डेफिनेशन है उस पर तो हम पूरा उतर रहे हैं। सही। नदीम साहब, आप क्या कहते हैं? असल में हमारे यहाँ जो डॉक्यूमेंटेड इकानमी का जो हुजम है ना वो बहुत कम है, लेकिन उसके साथ जो पैरेलल एक हमारी इनफॉर्मल इकानमी है उसका हुजम बहुत ज़्यादा है। सही। अब हम देखते हैं कि मुल्क की ख़जाना तो खाली है, लेकिन मुल्क में मतलब उस हिसाब से, जैसे वो जावेद अख्तर ने इंडिया से जब पाकिस्तान में आए थे कुछ अर्सा पहले, तो उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान इतना गरीब मुल्क है लेकिन हमें उस तरह की गुर्बत नज़र नहीं आती जिस हिसाब से इंडिया में गुर्बत है। तो नो डाउट प्रेशर बहुत ज़्यादा है, चीज़ों की महंगाई जो है, गन्नम, आटा, चीनी। लेकिन ये एक्सपर्ट ये भी कहते हैं, माशी एक्सपर्ट, कि जब तक ये महंगी नहीं होंगी तो हमारा जो किसान है वो ज़राअत की तरफ आएगा नहीं। गन्नम का जब तक हम उसको प्राइस रेट बेहतर नहीं करेंगे तो हमारे पंजाब में भी कोई किसान जो है गन्नम काश्त करने को तैयार नहीं था। तो मेरे ख्याल में ये गन्नम के जो रेट्स बेहतर हुए हैं और चीज़ों के जो है, इसका नो डाउट अवाम के ऊपर महंगाई का बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ा है, लेकिन इससे ये है कि हमारी लोकल जो हमारा जो एग्रीकल्चर है वो बेहतर होगा। सही। और हमें खुद इंसारी की तरफ बढ़ना पड़ेगा। कब तक हम जो है इधर से और उधर से चीज़ें मंगवा रहे थे? असल में हमारे यहाँ अब चाइना से हर चीज़ आ रही थी, हम ये मतलब फीड इवन जो देखें मुर्गी की, ये भी हम बाहर से मंगवा रहे थे। ठीक होगी। तो बाहर से फिर हमने बिल पे करना होते हैं, तो जितनी इम्पोर्ट होगी, जब हम अपनी आमदन जो है वो कम है और अखराजात ज़्यादा हैं, तो मुल्कों का हाल भी एक आम आदमी की तरह है। अगर हमारी सैलरी 30,000 है और हमारे खर्चे 50,000 हैं तो फिर हम नहीं सर्वाइव कर सकते। तो स्टेट भी इसी तरीके से जब तक अपनी इकानमी को बेहतर नहीं करती, और ये जो हमने अपने सिक्योरिटी मामलात के ऊपर बहुत ज़्यादा वसाइल खर्च करते हैं, और अब आपको पता है कि IMF के साथ जो ये मामलात में जो मसाइल आ रहे हैं तो वो आपसे डिटेल मांग रही है। आप देखते हैं ना, हम किसी से लोन मांगते हैं तो अगली पार्टी कहती है जी आपने लोन का करना क्या है। अगर अगला पार्टी को मैं बताऊं या वो मुझे बताएगा जी मैंने तो ख़रीदना है, नशा लेना है, तो वो मुझे लोन नहीं देगा। वो मुझे, मैं जब कहूँगा जी बच्चों की कोई यूनिफॉर्म लेनी है या राशन लेना है तो वो मुझे फौरी दे देगा कि जी बच्चे इसके भूखे हैं। हमने अपने जो हमारे अखराजात हैं हम उन चीज़ों को डिस्क्लोज नहीं करते और इस वजह से IMF अभी भी डिले कर रहा है। और मेरे ख्याल में हमें ये इन बैसाखियों की तरफ जो है देखना अब छोड़ना पड़ेगा और मुल्क के अंदर से जो मसाइल हैं उनका हल निकालना पड़ेगा। सही। संधू साहब, एक साल में जो हुकूमती इत्तेहाद है इसकी सियासत को क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ उनका, या फिर सिर्फ नुकसान ही नुकसान है? नुकसान देखें, उनको पता है कि उनका नुकसान हुआ है, वो जानते हैं। उनके जो लोग हैं हमारे पास आते हैं, मेरे ऑफिस में आते हैं, बैठे रहते हैं, कहते जितना इलेक्शन डिले कर रहे हैं उतना ही हमारा नुकसान बढ़ रहा है। हम जाके वोट नहीं मांग सकते, हम लोगों से जाके बात नहीं कर सकते। लोग हम जाते हैं वोट मांगने के लिए, वो अपने माशी मसाइल हमारे सामने लेके बैठ जाते हैं। अब आपको पता है मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन बैठा हूँ वहाँ लोगों का आना जाना है, लोग बात करते हैं, आगे सारी बात बताते हैं, वो खुद बताते हैं कि यार ये फैसले गलत हुए, ये इन्होंने गलत किया। इलेक्शन को जितना डिले करते जाएंगे उतना ही नुकसान होता जाएगा। अभी नदीम अब्बास साहब ने बात की कि चीज़ें महंगी हुई हैं तो किसान को फ़ायदा हुआ है। अभी किसान को क्या फ़ायदा हुआ है? आटा चला गया है, अगर आपका वो जो इसका जो 10 kg का तोड़ा है वो 12 किलो का मिल रहा है, उसके साथ साथ पेट्रोल महंगा हो गया, बिजली महंगी होगी, गैस महंगी होगी,
खाद महंगी होगी तो उसकी बचत कहाँ गई? फिर उसको 1200 का अगर वो उसको फ़ायदा हो रहा है, अगर उसकी गंदम महंगी 4000 रुपये मान जो चला गया है, उसकी कीमत चली गई 4000 पे चली गई है, तो किसान ने जब उसको वो 4 गंदम बेच के वो अपने घर आता है तो बिजली का बिल जो 3000 आता था वो 30000 आया हुआ है। वो क्या करेगा? वो पेट्रोल जिस पे जाके उसने वो गंदम बेची है, वो पेट्रोल उसकी कीमत 272 रुपये है। उसको उसका फ़ायदा कहाँ गया? भाई आपने चीज़ें महंगी कर दी, अशिया महंगी हो गई, तो साथ में आपने पेट्रोल बिजली गैस वो भी महंगा कर दिया। आप तो कारोबार लोगों से छीन रहे हैं। सही। नदीम साहब, अगर सियासत का बेड़ागर्क तो होना ही होना है। नदीम साहब, अगर सियासी नुकसान था पीडीएम को, इत्तेहादी हुकूमत को, तो फिर उन्होंने हुकूमत तब क्यों इन्होंने ली है? उनका सियासतदान को तो अपनी सियासत देखनी चाहिए। नहीं, वो कह रहे हैं कि हमारा, उनका बयानिया ये है नैरेटिव कि वो कह रहे हैं जी हमने रियासत बचाई है, हमने मुल्क बचाया है, हमें जो है हमने अपनी सियासत नहीं बचाई। कोई बात नहीं, अगला 5 साल अगर अवाम ने उनके ऊपर एतमाद का इजहार ना किया तो वो नेक्स्ट टाइम आ जाएंगे, इमरान खान के पास आ जाएगा। असल में हम मसाइल को देखते नहीं हैं। इमरान की हुकूमत जब जा रही थी तो उस वक्त भी यही मसाइल थे कि वो डिलीवर नहीं कर रहे थे। बुज़दार साहब की हुकूमत में नायल लोग बैठे थे, 5 IG पंजाब चेंज कर दिए, लेकिन फिर भी सिस्टम नहीं बेहतर हो रहा था। वही मसाइल, वही ऑब्जेक्शन अब इस पीडीएम हुकूमत के ऊपर भी आ रहे हैं। मसाइल वही हैं जो इमरान खान के दौर में भी थे, अब भी हैं। लेकिन मसला ये है कि जब तक हम बैठकर मसाइल का हल ही नहीं ढूंढेंगे कि हमने क्या करना है, हमने क्या मीडिया में बात कर देते हैं और बात करना कुछ सबूत होता है ना कुछ होता है, और हम ऐसे ना, और अफवाहों की वजह से आपकी करेंसी जो है वो अंडर वैल्यू हो जाती है, डॉलर बढ़ रहा है, मुल्क में अनसर्टेनिटी बढ़ रही है, स्टॉक मार्केट जो है। तो ये अफवाहों की जो फैक्ट्रियाँ हमने खोली हैं ये ख़त्म करना पड़ेंगी और मिल बैठ के कोई मसाइल का, कौन मिल बैठ के बैठेगा, कौन फैसला करेगा? खान साहब तो बैठना नहीं चाहते, वो तो कहते हैं ये चोर हैं, डाकू हैं। बस ये तो पॉलिटिकल इमेच्योरिटी का सबूत है ना कि वो कह रहे हैं कि ये सारे चोर हैं, हालांकि उनको अवामी मैंडेट मिल रहा है। देखिए हम तौहीन करते हैं जब जिसको 3 लाख 4 लाख वोट लेकर आता है एक हल्के से और वो जाके मिनते तरले कार हो, तो भाई आप इलेक्शन पे देखेंगे MNAs MPs हर गांव में, हर हल्के में, महल्ले में जाके लोगों की मिनते तरले करेंगे, उनसे वोट लेंगे, उनको हर किस्म की इमदाद करेंगे। तो और वो जब जीत के इलेक्शन आ जाए तो हम कहते हैं ये चोर है, डाकू है। हमें ये चोर डाकू कहने का कोई हक नहीं है सियासतदान को। खावर संधू साहब, साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को जब हटाया गया तहरीक अदम एतमाद से, तो उन्होंने एक बयानिया अवाम को दिया कि अमरीकी साजिश के तहत मुझे हटाया गया। इस बयानिए में क्या हकीकत है और इसका इमरान खान साहब को क्या फ़ायदा हुआ? खान साहब ने जो पॉलिटिक्स की है ना, इस बयानिए ने उनको अरूज दिया है। जब उन्होंने इस बयानिए से यू टर्न लिया, उस वक्त वो एक नए नैरेटिव दे चुके थे। सही। लेकिन ये वाला जो नैरेटिव है ये उस वक्त अमेरिकी मीडिया में जा चुका था। अमेरिकन के अपने तजियाकार, अमेरिकी तजियाकार, वो अब खुद ये बमागे दहल कह रहे हैं कि भाई हमने ये इमरान खान की हुकूमत गिराई। सही। इस तरह की बहुत सारी वायरल हैं उनके प्रोग्राम्स की मुख्तलिफ चीज़ें आपके सामने आ रही हैं। अब तो वो खुद ये बातें कहना शुरू हो गए हैं। अच्छा, अब छोड़ दें इमरान खान का ये बयानिया था, उसको फ़ायदा हुआ, नुकसान हुआ। आपने कहा इसमें हकीकत क्या है? किसी भी मामले की हकीकत का ताल्लुक होता है उसकी इंटरोगेशन से। ठीक हो गया। क्या आपके मुल्क में इसकी इन्वेस्टिगेशन हुई? क्या आपके उसने सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने दायर की, गवर्नमेंट ने उसके बाद क्या इनिशिएटिव लिए? क्या वो इकदामात जो थे गवर्नमेंट की तरफ से, सवाल से नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने कहा कि हाँ ये हुआ है लेकिन इसको हम साजिश नहीं कहते, वो इस तरह उन्होंने हमें वो उस अल्फाज के वो हेरा फेरी में हमें उलझाने की कोशिश की। लेकिन वो जो सिक्योरिटी जो कमेटी है वो कोई फोरम तो नहीं है जो इन्वेस्टिगेट करेगा। इन्वेस्टिगेशन के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को लिखा आप एक कमीशन बना दें। उन्होंने कहा है कि किसी जस्टिस की हाजिर सर्विस हो उसकी आप बना दें कमीशन, उस पर वो 1 रुकनी हो 2 रुकनी हो, आप उसको अख्तियारात दें, वो उसको प्रॉब करे, वो डिसाइड करे। हमारे यहाँ मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ तरीक़ें चली हैं, ये दिफा पाकिस्तान के नाम से चली हैं। हमारे यहाँ अमेरिकन एंटी अमेरिकन जो बयानिया है वो पाकिस्तान में बिकता है। उसकी पीछे एक वजह है, अफ़गानिस्तान आपके सामने है। अब हमारे मुल्क में जो दहशतगर्दी है, जिसके लिए नदीम साहब ने बात की कि सिक्योरिटी की बात की, उन्होंने बात यह है कि ये दहशतगर्दी हमें किस तरह मिली? क्या ये हमारा बयानिया था या ये किसी और का बयान? नहीं, अगर इसमें हकीकत थी तो बयानिया तब्दील करने की जरूरत क्यों पड़ी? बयानिया तब्दील करने अब रोज आता है, खबरें आती हैं कि इमरान खान साहब से
जो कांग्रेस है अमरीकी, उसके मुख्तलिफ लोग रब्ता कर रहे हैं उनसे, टेलीफोनिक बात हो रही लॉबिंग है। फर्म भी वहाँ पे हायर कर रहे हैं कि जी हमारा इमेज बेहतर हो और हमें सपोर्ट करें और ह्यूमन राइट्स के वाले ये देखे ना, ये सवाल उठ रहे हैं। एक सवाल को आपने प्रोब नहीं किया, दूसरा सवाल आ गया, तीसरा सवाल आ गया कि ये ऐसे क्यों हुआ, ऐसे क्यों हुआ। अभी बेहतर था कि आपका अपना कोई भी इदारा जिस पे उसको यकीन था, या बल्कि उसने सुप्रीम कोर्ट को लिखा हुआ था, तो उस पर हुकूमत जल्दी जल्दी करती, कमीशन बना देती, ताकि वो मामला कमीशन की तरफ चला जाता, कमीशन डिक्लेयर कर देता कि भी ये हुआ है, ये नहीं हुआ है, तो मामला क्लियर हो जाता। नदीम साहब, हुकूमत ने ऐसा क्यों किया? लेट मी 1 मिनट रिक्वायर्ड। आपने मौका दिया खान साहब को, उन्होंने पहले बयानिया बनाया, फिर उन्होंने उस बयानिए से वो पीछे हटे, लेकिन आपका जो हुकूमत का जो नैरेटिव है वो तो आज भी कोई समत नहीं अख्तियार कर सका। आपकी बात पे आ रहे हैं नदीम साहब, जो हुकूमत थी इसने करना चाहिए था ना, इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए था। हुकूमत के साथ जो अवाम है उसके सामने दूध का दूध और पानी का पानी आना चाहिए। सर इसमें बड़ा सीधा सा मामला है। जब हमारी कौमी सलामती कमेटी के अंदर सफ़ीर को, असद को बुलाया गया था, जो वहाँ पे उस वक्त सफ़ीर थे, तो वो असद मजीद को, तो उन्होंने कहा कि जी आते रहते हैं मरासले वगैरह अमेरिका से, लेकिन उसमें इस तरह की बात नहीं है जो जिसको इमरान खान ने ट्विस्ट दिया। और अब आपने देखा कि जी अगर इमरान खान इस बात के ऊपर अभी तक कायम रहते तो बात के अंदर बहुत वजन होना था, लेकिन इमरान खान वहाँ से शुरू हुए, अमेरिका से फिर जरदारी पे आ गए और एंड पे मोहसिन नकवी पे आ गए कि जी मेरी हुकूमत इन्होंने कराई है। तो इमरान खान खुद ही जो है बैकआउट कर गए हैं और अभी अमेरिका के अंदर लॉबिंग फर्म हायर किए हैं, उनको बड़े अच्छे खासे पैसे दे रहे हैं कि अमेरिका में हमारा जो इमेज है PTI का कि जी हम आपके एंटाई नहीं हैं, हम तो आपसे मिल के काम करना चाह रहे हैं, आप हमें सपोर्ट करें। और अब आप देखते हैं कि आए रोज़ कोई ना कोई अमेरिकन कांग्रेस का जो मेम्बर है वो एंथनी ब्लिंकन को, अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा को ख़त लिख रहा होता है कि पाकिस्तान में हकूक़ जो है, इंसानी हकूक़ वायलेट हो रहे हैं, जमहूरियत का गला घोटा जा रहा है, आज़ादी राय का गला घोटा जा रहा है। तो इमरान खान को अभी आइडिया चला है, पता चला कि जी ये मैंने बड़ा ब्लंडर किया है कि मैं पाकिस्तान के अंदर भी एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी टकराव कर लिया, अमेरिका के साथ भी मैंने मतलब एक क्लैश की सूरत हाल पैदा कर ली। तो अब वो मैंडिंग वॉल्स की तरफ जा रहा है और ये सूरत हाल बेहतर हो रही है। सही। तो खान साहब की मकबूलियत इस बयानिए के बाद कैसी रही है? अब सर्वे मैं आपकी बात देखे ना, अब ये अगर इस बात को तस्लीम कर लिया जाए कि वो अपने बयानिए से पीछे हटे हैं, यू टर्न लिया है जिस तरह कि उनके बारे में कहा जाता है, अगर इस बात को तस्लीम कर लिया जाए, ये तो हुकूमत के लिए बड़ा आसान है अब, ठीक हो कि वो इनके बयानात को सुप्रीम कोर्ट को जो खत लिखा था इन्होंने, इनके PTI ने कि इसको प्रोब किया जाए, वो खत वापस हो गया, ठीक हो, वो वैसे ही पड़ा है अभी, वैसे ही उनकी जो डिमांड है वो वैसे की वैसे पड़ी है। तो ये तो बड़ा आसान है इनके लिए, इनके जो बयानिए से जो पीछे हटे हैं, ये उनकी वीडियो क्लिप्स लें और वो सारी चीज़ें लें और जाके तो उस कमीशन एक बनाएं, लॉन्च करें, उसमें जाके पेश कर देंगे। ये देखें, ये तो बड़ा आसान है गवर्नमेंट के लिए। सर अदलिया तो खुद पिट चुकी है। अच्छा, अब ये चीज़ें करनी है गवर्नमेंट ने। अब हम कहें जो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया, सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद तो नहीं कमीशन बना देना, ये गवर्नमेंट का अख्तियार है, उसने बनाना, वज़ारत दाखिला बनाए या मतलब कि हुकूमत कैबिनेट बनाए या वज़ीर-ए-आज़म बनाए, ये तो हुकूमत का अख्तियार है ना, किसी भी अथॉरिटी का। अदालत बाकी मामला पे सुमोटो ले सकती है, तो इस मामले में इस मामले में सुमोटो उसको लेना चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है, इसे ले लेना चाहिए। मैं इसमें तो मतलब यहाँ तो होना, इसमें कोई कदगन हो, लेकिन ये गवर्नमेंट की तरफ से मुतालबा होना चाहिए कि गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट इसमें सुमोटो ले ले। ये गवर्नमेंट का अख्तियार है। आप जो गवर्नमेंट के अख्तियारात है अगर वो खुद ही सुप्रीम कोर्ट के खाते में डालते जाएंगे तो फिर आप बाद में कहेंगे नहीं हमने ये बिल लेके आना है, इसके अख्तियारात ये ज़्यादा हो गए, ये कम हो गए, तो फिर ये देखें ना, आप एक पोजीशन लें, उस पोजीशन के मुताबिक फैसला करें। रही बात इमरान खान की, सर इसमें कंफ्यूजन तो मौजूद है ना अवाम में, वो कंफ्यूजन कैसे क्लियर होगी? दूर तो होनी चाहिए ना, कैसे क्लियर होगी? ये क्लियर तब होगी जब इसकी तहकीकात होगी, उसने एक बात कही, उस बात से वो पीछे हट गया तो कंफ्यूजन तो बढ़ गई ना, या कम हुई? अब उसका हल ये है कि उसको इन्वेस्टिगेट किया जाए, इन्वेस्टिगेशन करके, और जो हुआ है हकीकत में जो सबको नजर नहीं आ रहा वो हुकूमत सामने ले आए। अब इसमें दो बयानिए। अच्छा, दूसरी बात, मैं लेट मी कंप्लीट उसकी मकबूलियत की बात की, उसके आप हमें पूछने की ज़रूरत नहीं है, या आपको उस पर मेरा नहीं ख्याल है कि सवाल उठाने की ज़रूरत है। जितने सर्वेज आ रहे हैं वो सर्वेज तो यही बता रहे हैं कि इमरान खान की मकबूलियत जो है वो 50% के करीब जा रही है, वो ऊपर नीचे हो सकती है। ये सर्वे किसने करवाया? ये सर्वे जो हमारे यहाँ ये जो गैलप है, या जो सर्वे जो कहती हैं एजेंसी, ये सर्वे ऑटोमेटिक उनका प्रोसीजर है, वो सर्वेस करती रहती हैं। अच्छा, अगर गवर्नमेंट ने किसी के जरिए उसका अपना कोई पैमाना है, उसने सर्वे कराना है आपने, तो वो करवा ले, उसके पास है वैसे ये इख्तियार। जो एजेंसीज हैं, एजेंसी रिपोर्ट करती हैं, IB करती है, ISI के पास सारी चीज़ें हैं, उनको पता होता है ग्राउंड रियलिटीज़ में क्या है,
है। अगर अगर उनको ये पता ना हो तो फिर वो एजेंसी जो है जो आजकल पूरी हो सकता है वो इसीलिए इलेक्शन करवा रहे हैं, उनको अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पे है ना, उनको पता होता है। अदर साहब इसमें मामला सिंपल ये है कि इमरान खान अगर अभी तक अपने बयानी पे अमेरिकन साजिश वाले बयानी पे कायम रहते तो फिर तो कमेटी बननी चाहिए, खुद ही वो बैकआउट कर गए, यूटर्न ले लिया। तो मेरे ख्याल में इसमें अदलिया का टाइम ज़ाया करने का फायदा कोई नहीं है। और आप देख रहे हैं अदलिया भी हमारी जो है उसके अंदर भी जो डिवीज़न है वो सामने आ रही है। सीनियर जजेस आपस के साथ उनके जो इख्तलाफात हैं वो मीडिया पे आ रहे हैं, वो एक दूसरे के साथ खुद बैठ के मामला को हल करने का की तरफ नहीं जा रहे। और दिन ब दिन जो है हमारा वो एक इदारा जिसके ऊपर कभी इतनी उंगलियां नहीं उठाई गई थी, तो अवाम और एक खुद ब खुद जो है उसके ऊपर उंगलियां उठाई जा रही हैं और बहुत सारे मामला में इनको उंगलियां नहीं उठाई गई, अदालती कत्ल करार दिया भुट्टो को। मुझे बताएं, उंगलियां नहीं, 80 की दिहाई की बात है, 70 की दिहाई की, भुट्टो का अदालती कत्ल करार दिया, पूरी पार्टी ने, कौमी असम्बली ने उसको एंडोर्स किया है। आप कहते हैं उंगलियां नहीं कभी उठाई गई। अच्छा, वो भुट्टो का एक उसका जुल्फकार अली भुट्टो का जो कत्ल है उसको वो अदालती कत्ल डिक्लेयर किया है कौमी असम्बली ने। आप कह रहे हैं कि कभी अदलिया पर उंगलियां नहीं उठी। सर उसमें क्या हुआ कि उसमें मैं मुझे लेट मी, अच्छा बात ये है कि अभी जो जिसके ऊपर जो आवाज़ आ रही है ना कि जुडिशियल जो मार्शल लॉ की बातें हो रही हैं पाकिस्तान में कि चीफ जस्टिस साहबान जो होते हैं ना वो बड़ा दिल करते हैं, बड़ेपन का मुजाहरा करते हैं और जब भी कोई अवामी मुतालबा आता है तो वो उसको मान लेते हैं। अगर 4 या 5 या 6 8 मेंबर का बेंच बनाने के बजाय अगर वो कहती है अपोजिशन या हुकूमत जमात, तो हुकूमत जमात को भी थोड़ा सा वेट देना चाहिए और फुल कोर्ट बना के मामले की जो डस्ट है उसको सेटल किया जाए। लेकिन देखने में आया कि वो भी उसी तरह अना का शिकार हैं और मामलात के ऊपर जो बेंचेस बना रहे हैं हम ख्याल। और अब ये पहली दफ़ा है कि जब बेंच बनता है तो पहले ही अवाम को पता चल जाता है जी कौन सा फैसला आ रहा है। अच्छा खावर साहब, एक सवाल है कि खबर आई है कि कौमी असम्बली और सेनेट की जो कायमा कमेटियाँ हैं उन्होंने इलेक्शन कमीशन को 21 अरब देने से इनकार कर दिया है। उसका जो असम्बली ने बिल दिया है मनी बिल उसको मुस्तरद कर दिया है। क्या इस सूरत हाल में इलेक्शन हो सकेंगे? इलेक्शन अगर वो दे भी दें तो अगर गवर्नमेंट इलेक्शन नहीं कराने तो फिर भी नहीं हो सकते। अगर ये फ़ंड रिलीज़ भी कर दें, इलेक्शन नहीं होने तो नहीं हो सकते। सही, अगर वो नहीं कराना चाहते तो ये तो फिर अदालत के फैसले, अदालत ने फैसला करना है जो आपके आइन में चीज़ें लिखी हुई मौजूद हैं। सही, जो लिखा गया है आइन, वो आइन क्या कहता है अदालत ने देखना, उसको अदालत ने किसी की ख्वाहिश को नहीं देखना। सही, अगर अदालत ने ख्वाहिश को देखना है तो वो फिर भुट्टो का अदालती कत्ल ख्वाहिश की बुनियाद पर हुआ है, जिसको पीपल्स पार्टी कहती है ये अदालती कत्ल है। अब जबकि हमको पता है कि अदालती कत्ल के पीछे पस मंज़र क्या है, गवर्नमेंट किसकी थी, कौन इक़्तिदार में था, उस तरफ जरूरत नहीं होती पीपल्स पार्टी की बात करने की। सही, अब मुझे बताएं ना कि ये अदालती कत्ल बनता है जिस दौर में वो कत्ल हुआ है, जिस दौर में वो कौन सा सेटअप था। इसका मतलब है कि जो अगर पूरी पार्लियामेंट में तो ही अदालत लग सकती है, वज़ीर आज़म पे लग सकती है, काबीना पे, अगर वो इलेक्शन नहीं करवाते। देखिए ना, मैं ये कहता हूँ कि मैं कोई आईनी माहिर नहीं हूँ, मेरा सिंपल सा मामला है, मैं छोटी सी मैं वजाहत कर देता हूँ कि आइन ने चीज़ें तय कर दी हैं कि इलेक्शन किस सूरत में होने हैं, असम्बली तहलील हो जाए, असम्बली बरतरफ हो जाए, असम्बली मुद्दत पूरी कर जाए, वो सारी चीज़ें आइन में तय कर दी हैं। पार्लियामेंटेरियंस ने, सियासतदानों ने खुद ही कौमी असम्बली से वो कानून साजी कर दी हुई है। ये आज से नहीं है, ये बहुत दहाइयों पहले की बात है। अब सुप्रीम कोर्ट का काम ये है कि जो आइन कहता है उस पर अमल कराया जाए। अगर उस पर अमल कराने की सूरत में किसी को सज़ा होती है, किसी को जज़ा होती है, तो जो कानून कहता है सुप्रीम कोर्ट को उस तरफ जाना चाहिए। और मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट उसी तरफ जा रही है। सही, अगर किसी चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने वायलेट किया है तो बड़ा आसान है गवर्नमेंट के लिए, अटॉर्नी जनरल के लिए जाके बता दे कि भी आइन की फ़लाँ शिक फ़लाँ जो कानून है वो ये कहता है, आपने इसको वायलेट किया है। ऐसी तो कोई बात नहीं, उनका एक डिमांड है कि ये अपना फुल कोड बना दिया जाए, ये इस तरह ये वाले जज शामिल कर लिए जाएँ। ये तो ख्वाहिशें हैं ना, यही ख्वाहिशें थी, ये ख्वाहिशें थी उस दौर में जब भुट्टो का अदालती कत्ल हुआ था कि नहीं इसको मशरे में सजाए मौत देनी है, मशरे में सजाए मौत देनी है। एक प्रेसिडेंट सेट हुआ है, लेकिन उसके बाद आज तक हमने देखा है कभी किसी को मशरे में सजाए मौत हुई हो। एक प्रेसिडेंट सेट हुआ है तो आप उसको अदालत के खाते में डालते हैं और आज फिर आप कहते हैं कि हमारी ख्वाहिशों पर जो बेंच है वो हमारी ख्वाहिशों के मुताबिक बने। और करनी तो आइन की तशरीह है, सही, वो चीज़ में लिखी पड़ी है, तो फिर उसके बाद एक जज करे या 2 जज करे या 3 जज करे, मुझे नहीं समझ आती। नहीं अजहर साहब, इसमें 2-3 चीज़ें बड़ी क्लियर होनी चाहिए। हमारे यहाँ जो अदलिया है ना उसकी इंटरप्रिटेशन हर जज की अपनी अपनी होती है। इसमें अब आपने देखा कि पंजाब के अंदर जो इलेक्शन रीराइट हुआ है, उन्होंने कहा कि जी अदम एतमाद के दौरान PTI के लोग जो हैं वो हमजा शहबाज को वोट नहीं कास्ट कर सकते। सही,
और उन्होंने ना तो वोट उनका काउंट किया और साथ ही उनको नाअहल करार दे दिया। जबकि उसी अदलिया के अंदर जब चौधरी शुजात गए हैं कि मैं सदर हूँ पार्टी का क्वाफली का, तो क्वाफली वाले पीटीआई को वोट नहीं दे सकते, तो वहाँ पे अदलिया जो है वो बिल्कुल खामोश हो गई। तो ये अदलिया जब अच्छा एक यहाँ भी है चीजें मिक्स। पंजाब में तो उन्होंने इलेक्शन की डेट दे दी है अदालत ने, और केपी के वाले से कोई उन्होंने कहा नहीं, अदालत ने डेट नहीं दी ना, अदालत नहीं दी, अदालत ने तो मॉनिटरिंग जज तक नहीं कर दिया है, वो जो आप अदालत की डेट कह रहे हैं ना, वो जो दिन जाया हुए हैं वो उन्होंने बढ़ाए हैं। सही, डेट तो पहले तय हो चुकी थी ना, उसमें जो टाइम फ्रेम जो जाया हुआ जो नहीं होना चाहिए था, उसने कहा चलें इसको इतने दिन आगे का। तो केपी की तो डेट तय हो चुकी है ना। अब तो केपी के में भी वो इलेक्शन अनाउंस नहीं किए जा रहे ना, वो फंड यही मसाइल आ रहे हैं जो पंजाब में है। सही, इलेक्शन जब तो अदालत को चाहिए था कि वहाँ की भी जब आपने तय कर लिया है इलेक्शन नहीं कराने हैं, सही, तो फिर तो 100 बने। अगर आपने इलेक्शन कराने हैं तो वो तो आइन में सीधा। अच्छा संधू साहब, इस पे एक सवाल है, तो इन्हें अदालत पे आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म फारिग हो जाता है, नाइल करा दिया जाता है, इसी तरह क्या जो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ या उनकी काबीना, वो नाइल हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, लिखा हुआ है। फवाद चौधरी साहब भी यही कह रहे हैं कि नाइल हो जाए। फवाद चौधरी कह रहा है, ये नहीं कह रहा। आपका आइन क्या कहता है? आप फवाद चौधरी को माइनस कर दें, आप नून लीग के जो वकला हैं उनको भी साइड पे कर दें, आप खुद आइन पढ़ लें। हम मतलब पढ़े लिखे लोग हैं ना, हम जर्नलिस्ट में हमें 16 साल 20 साल हो गए हैं, हमें 15 साल हो गए हैं, यूनिवर्सिटियों से हम पढ़े हुए हैं, हम चीज़ों को समझते हैं, हमें पढ़ना आता है, हम खुद आइन पढ़ लेते हैं ना। जहाँ हमें डाउट होगा हम किसी से रहनुमाई ले लेंगे। जब उसमें लिखी हुई सारी चीज़ें तयशुदा हैं कि असम्बली तहरीर होने की सूरत में कितने दिन में होगा, असम्बली मुद्दत पूरी करेगी कितने दिन में होगा, तो जब चीज़ें तयशुदा हैं, कराने किसने हैं, निगरान सेटअप आ गया है, इलेक्शन कमीशन मौजूद है, इलेक्शन कमीशन का काम ही इलेक्शन कराना है, तो मतलब ये तो कोई बात नहीं है ना कि मतलब आप जब इलेक्शन कराने की बारी, ये हमारी तैयारी नहीं है। क्योंकि फौजी को आप सारा साल वो आप उसकी इन्वेस्ट करते हैं, उसको असला जलाना सिखाते हैं, उसकी ट्रेनिंग करते हैं, जब वो लड़ने की बारी आए, वो आजकल एक क्लिप भी चल रहा है ना, वो आप भी बंदा दूसरे बंदे से पूछता है भी आप रोज़ा रखेंगे, वो मैं बीमार शुमार रहता हूँ ना, तो आपको पता है कि भी मैं रोज़ा नहीं रख सकता, तो बीमारी का मसला है। अच्छा तो फिर आप नमाज तरावी पढ़ेंगे? वो मेरी ना शुगर है तो टांगों में दर्द रहता है, तो नमाज तरावी मैं नहीं पढ़ सकता। तो वो कहता है अच्छा तो फिर अफ्तारी करेंगे? हाँ अफ्तारी तो मैं करूँगा, मैं मुसलमान तो हूँ ना। सही है, वो वाली बात ना करें कि भाई इलेक्शन जब कराने की बारी है तो वो आप कहें जी नहीं हमने नहीं कराने, हमारी ये वाली चीज़ होने वाली है, हमारी ये मर्दशुमारी होने वाली है, हमें ये वाला होने वाला है काम। नदीम साहब, ये हुकूमत भाग क्यों रही है जो इलेक्शन से? इलेक्शन से मेरे ख्याल में नहीं भाग रही, वो चाह रहे हैं कि जी जो मरदमशुमारी जो जारी है इसके नताइज भी आने वाले हैं, वो चीज़ें भी आ जाएं और मुल्क में एक एट ए टाइम ही इलेक्शन हो पूरे 4 सूबों में, और उसमें जो है 3-4 माह का तो टाइम रह गया है। ये नहीं कि मतलब कि ये जो जनरल इलेक्शन की अपडेट आएगी अगस्त के बाद तो उससे भी आगे चले जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। तो ये 3-4 माह का टाइम है, ये गुजर जाएगा तो जनरल इलेक्शन होंगे। खबर ये भी है कि हुकूमत चाह रही कि 1 साल और मिल जाए। नहीं, ये तो जस्ट तजिए हैं और लोग जो है इस पे बातें कर रहे हैं, लेकिन इसमें कोई हकीकत नहीं है। नहीं, सीनियर सहाफ़ियों ने खबर दी है। खबर तो बस वो हवा में चली जाती है ना, बहुत सारी चीज़ें कि तजिए होते हैं जी, ज़रा ये कह रहे हैं, ज़रा ये कह रहे हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि जनरल इलेक्शन के बाद जो है ये आगे चीज़ को या इलेक्शन की डेट बढ़ा। नहीं, अगर इलेक्शन असम्बलियाँ मुद्दत पूरी कर लेती हैं कौमी असम्बली, तो क्या गारंटी है कि ये हालात ठीक हो जाएंगे, सिक्योरिटी के मामला ठीक हो जाएंगे, हमारे पास पैसे आ जाएंगे? संधू साहब क्या कहते हैं आप? हालात आपके सामने हैं, ये बद से बदतरीन हुए हैं, ये बदतरीन से बदतर नहीं हुए, बदतर हुए फिर उसके बाद बदतरीन हुए हैं, इनमें मज़ीद ख़राबी आती जा रही है। सही, तो बेहतर होने की कोई उम्मीद नहीं है। अगर आपको लगता है कि भी फ़लाँ आपने किसी से पैसे लेने हैं, उसने फ़लाँ तरीक़ को वादा किया है पैसे देने का, उसने हमें चेक दे दिए हुए हैं, वो पैसे आएंगे तो हमारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। अगर तो ऐसी कोई सूरत हाल है तो फिर तो समझ आती है कि चीज़ें जो है ना वो बेहतर हो जाएंगी, लेकिन ऐसी तो सूरत हाल ही नहीं है। डॉलर आपका जो है वो आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा, करेंसी आपकी जो है वो उसकी वजह से आपके मुल्क में महंगाई अपने रूज पर है, 45% है, मुल्क की तारीख का ये रिकॉर्ड है। सही, और 1 साल में ये गई है, ये भी एक रिकॉर्ड है। और 13 पार्टियों की गवर्नमेंट में गई है, ये भी एक रिकॉर्ड है। मगर 13 पार्टियों के दिमाग एक पार्टी साथ नहीं है, तो आप कहते हैं मिल बैठ के फैसले करें। भाई 13 पार्टियां इतने सालों से, दिहाइयों से हुकूमतों में रही हैं, हुकूमतें करती आ रही हैं। मैं सिंपल ये बात थोड़ी सी शायद उससे हट जाए, हमारे मुल्क में इस वक्त हालात बद से बदतरीन हुए हैं, इकॉनमी हमारी उस फ्लॉप हो गई है, बेड़ा गर्क हो गया है। तो मुझे बताएं जो हुक्मरान है हमारे, जो इस वक्त हुकूमतों में हैं, उनके कारोबार को कितना खसारा हुआ है?
उनकी कितनी फैक्ट्रियां बंद हुई हैं, उनके जो तजर्बे हैं वो अपने कारोबार के लिए उनके कारोबार तो बूस्ट कर रहे हैं, तो कौम का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। ये कैसे तजर्बाकारी है? तो आप उनसे उम्मीद लगा के बैठे हैं कि भी वो अक्टूबर में आगे हालात बेहतर कर देंगे हमारे? नहीं, उनके मुखालफिन तो कहते हैं कि उनके जो कारोबार है वो बाहर हैं। तो अगर वो कारोबार क्यों बाहर हैं, कि किस लिए बाहर हैं? चलें, इस बात का मैं एग्री पाकिस्तान में होते अगर कारोबार तो नुकसान में होते। पाकिस्तान में वो क्यों नहीं रखते कारोबार? क्योंकि यहाँ नुकसान होता है, सही, इसलिए उन्होंने कारोबार बाहर रखे हुए हैं। तो हुकूमत भी बाहर जाए करे ना, तो हुकूमत पाकिस्तान में करनी है, बात ये कारोबार बाहर करना है कि हमारे रहना बाहर है, इलाज बाहर है, जिस तरह की हमारे यहाँ डिबेट होती है। हमारे रिटायर्ड जजेस, रिटायर्ड जर्नल्स, रिटायर्ड मतलब जो पॉलिटिशियंस हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये सारे ही रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, क्योंकि यहाँ की जो अनसर्टेनिटी है वो इस तरह की है कि यहाँ पे जो एलीट क्लास है वो भी परेशान है कि कल पता नहीं क्या हो जाए, मुल्क में पॉलिसी कौन सी आ जाए, कोई लॉ ऐसा बन जाए, कोई डिफ़ॉल्ट हो जाए, तो जिनके जो पैसे पड़े हैं बैंकों में शायद इनको ना मिले। तो ये ओवरऑल अनसर्टेनिटी है, और दुनिया में एक साजगार माहौल पैदा किया जाता है इन्वेस्टर्स के लिए। हम अभी भी दहशतगर्दी के मसाइल में हैं, कभी कराची, कभी कोयटा, कभी पेशावर में धमाके हो रहे हैं। जब तक हम यहाँ पे कन्वीनियंट माहौल नहीं देंगे, फॉरेन इन्वेस्टर नहीं आएंगे, ये मुल्क तरक्की नहीं करेगा। मैं 100% एग्री करता हूँ, 100% एग्री करता हूँ। जब बाहर का गैर मुल्की इन्वेस्टर कहेगा भाई तुम किस मुल्क के वज़ीर आज़म हो? पाकिस्तान का। तुम्हारा कारोबार कहाँ है? लंदन में। तो उन्हें मुझे कहते हो कि मैं पाकिस्तान में जाए कारोबार करूं, अपना मामा अपना तो कारोबार पाकिस्तान चलाया के जा पहलों। सही। मुझे कहते हो कि पाकिस्तान में आगे मैं इन्वेस्ट करूं, खुद इन्वेस्ट करते नहीं हो, हुक्मरानी वहां कर रहे हो। यानी आवाम से वोट लेना है, मुझे बताया ना, मुझे समझाया ना, कारोबार भी हमारे हुक्मरान का कारोबार है बाहर, तो वो इन्वेस्टर से कह रहा है, गैर मुल्की से, अमेरिकन से, रशियन से, चाइनीज से, कि तू मेरे पाकिस्तान आ गए, तू खर्च कर ताकि मेरे मुल्क की इकोनॉमी बेहतर होवे। तो तेरा कारोबार बाहर की कर रहा है, तू अपना कारोबार क्यों नहीं पाकिस्तान लेके आंदा? सही। तो आप अनसर्टेनिटी के जिम्मेदार कौन है? अच्छा, बात तो ये है कि इमरान खान बात-ए-तमादी तो खुद पैदा की है उन्होंने, वो खुद पैदा की है। 4 साल में ये कहते थे कि मैं बाहर से रकम ले आऊँगा, सारे ये वो फलां जो इलीगल मनी पड़ी है, कोई एक स्टेप उन्होंने उठाया? कुछ हुआ? ये बात ये है कि ये जस्ट हवा में बात होती हैं अवामी सेंटिमेंट्स को उभारने के लिए कि जी मैं लूटी हुई दौलत ये कर लूँगा, इतने घर दे दूँगा, इतनी जॉब्स दे दूँगा, ये सिस्टम हेल्थ रिफॉर्म लेके आऊँगा। आपने देखा कि हेल्थ रिफॉर्म का जो सिस्टम है ये क्या किधर गया? अभी ये जो हेल्थ कार्ड की जो बात हो रही है, ये पीटीआई वाले कह रहे हैं हमारा है, वो दूसरे कह रहे हैं, मैं इसकी तरफ नहीं जा रहा। बात ये है कि हेल्थ कार्ड की बदौलत एक करप्शन का नया सिलसिला भी शुरू हुआ है। अब आप कहेंगे वो कैसे? सिलसिला ये हुआ है कि पहले हमारे सरकारी हॉस्पिटल में, चिल्ड्रन हॉस्पिटल देख लें, एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी लेवल का था, तो वहाँ लाहौर में, तो वहाँ पे ऑपरेशन हो रहे थे। अब हम अगर वहाँ पे बच्चों को भेजते हैं या किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में, तो वो वहाँ का डॉक्टर जो है उसको रेफ़र कर देता है, जी वो फलां बंदे से रब्ता करें, और वो बाद में पता चलता है कि जो ऑपरेशन वहाँ पे इजीली हो सकता था वो यहाँ के प्राइवेट हॉस्पिटल में होगा, और उसकी जो अच्छी खासी रकम है वो प्राइवेट हॉस्पिटल को चली जाती है। और हमारे जो सरकारी हॉस्पिटल हैं वो मज़ीद उनकी जो एफिशिएंसी है वो डेड होती जा रही है। तो हम कोई रैशनल पॉलिसीज़ नहीं लेके आ रहे। हम फिर मैं बार बार ये कहता हूँ, जब तक हम मिल बैठ के कोई यकसा निज़ाम नहीं लेके आएंगे, वज़ा नहीं करेंगे, जब तक हम एक दूसरे को चोर चोर कहना नहीं छोड़ेंगे, तो ये मुल्क के हालात बेहतर नहीं होंगे। ठीक होगी। अच्छा, इसका जवाब ले लें। अगर हमारे यहाँ उस सेहत कार्ड की वजह से करप्शन हो रही है, तो उसका हल ये है कि उस कार्ड को बंद कर दिया जाए। तो क्या पार्लियामेंटेरियन करप्शन नहीं करता? पार्लियामेंट क्यों ना बंद कर दिया जाए? हमारी अदालतों में करप्शन नहीं है, अदालतों क्यों ना बंद कर दिया जाए? तो जहाँ आपका लगता है कि आपको सियासी फ़ायदा नहीं पहुँच रहा, उसमें करप्शन है इनफरादी। आपने करना था सेहत कार्ड का एक गरीब आदमी को फ़ायदा पहुंचा है कि वो जो प्राइवेट हॉस्पिटल के सामने से गुजर नहीं सकता था, वो अब वहाँ उसका इलाज हो रहा है, और इलाज हुए हैं। हमारी फैमिली में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कार्ड के इलाज करवाया है। आप बजाय कि जो इनफरादी तौर पर जो करप्शन हो रही है कि वो उसका इलाज नहीं होता, ये कहना चाह रहे होंगे कि वो इलाज नहीं होता तो वो उसका वो बिल चार्ज करते हैं, उससे वो पैसे आ जाते हैं, उनके पैसे वो ले लेते हैं, जो उसका इलाज नहीं हो पाता। आपने उस करप्शन को रोकना है, ना कि कार्ड बंद करना है। मतलब कि जिसको हार्ट का पेशेंट है वो मरता है तो मरने दे, करप्शन नहीं हमने होने देनी। भाई ये आपके जिंदा लोगों को रखें, पहले ज़िंदगी दें, उसके बाद ये उनकी जो करप्शन है फिर उसको रोकें। पहले आप लोगों को जिंदा तो रखें। आप उसमें शफाफियत तो है ना, मुफ्त आटा देते हैं, तो 73 रुपये आपने जारी किए हैं, मुफ्त आटा दिए आपने लोगों को, तो लोग फिर क्यों? ये मुझे बात समझाएं कि मुफ्त आटा लेने गया और जान से हार गया। यार ये क्या बात है? संधू साहब, आप चाइना भी गए,
चाइना के हवाले से आपकी स्टडी भी है। आप पाकिस्तान और चाइना के जो सियासी मामलात हैं या वहाँ की जो निज़ाम है उसको किस तरह देखते हैं? अब बात फिर वहाँ से शुरू होगी जहाँ जो पहले मैं बातें करते हैं। उन्होंने सज़ा जज़ा का जो निज़ाम है अपनी पार्लियामेंट से शुरू किया, ठीक हो, और करप्शन की सज़ा मौत लेके आए। हमारे यहाँ जो निज़ाम की नाकामी है वो इसी एक पॉइंट पे ही आश्कार हो जाती है। आपके यहाँ करप्शन को बुरा नहीं समझा जाता, वहाँ इसकी सज़ा मौत है, बल्कि यहाँ डिफेंड किया जाता है करप्शन, यहाँ डिफेंड किया जाता है। अब आपने अपने मुल्क का निज़ाम बेहतर करना है तो किसी एक चीज़ से आपने अपना सफ़र शुरू करना है। ठीक हो गया। साकिब निसार ने कहा था जब वो चीफ जस्टिस थे, किसी केस में उनके रिमार्क्स थे कि पाकिस्तान की मिसाल एक रेड़े जैसी है। वो रेड़ा जो है वो गोबर में फंसा हुआ है। उस रेड़े को आपने पहले उस गोबर से निकालना है, ठीक हो गया। निकाल के उसे पुख्ता सड़क पे लेके आना है, उसको साफ़ करना है, फिर उसने चलने शुरू करना है। अब उसने मशरक़ जाना है या मगरब जाना है, जिस तरफ उस मंजिल का हमने तयन करना है उस तरफ उसने फिर चलना शुरू होना है। अभी तो वो रेड़ा फंसा हुआ है, जब तक वो निकलेगा नहीं। वो रेड़ा क्या है? वो हमारा निज़ाम। ठीक है। जब तक आप अपने उस निज़ाम को बेहतर नहीं करते, सबसे अफजल हम कहते हैं कि मुकद्दम जो इदारा है वो पार्लियामेंट है, तो पार्लियामेंट से शुरू करें आप। जब तक आप पार्लियामेंट से सज़ा जज़ा का निज़ाम शुरू नहीं होता कि भी वो आप पहले फ़ौजियों को दे, पहले जजों को दे। अगर फ़ौज है नंबर 1, वो सबसे वो है मुकद्दम इदारा, तो फिर फ़ौज से शुरू करें। अगर पार्लियामेंट है तो फिर पार्लियामेंट से शुरू करें। अगर अदलिया है तो फिर अदलिया शुरू करें। आपने डिसाइड करना है कौन सा इदारा मुकद्दम है, अफजल है, बेहतर है, पावरफुल है। वो आप डिसाइड कर चुके हैं, आपके आइन में लिखा जा चुका है, वो पार्लियामेंट है। आप पार्लियामेंट से शुरू करें। फिर हम देखते हैं ना ईरान की पार्लियामेंट जो उसमें अक्सरियत जो है वो PhD स्कॉलर की बैठी हुई है, यहाँ ढूंढने से नहीं मिलता आपके पाकिस्तान में। तो आप जब तक निज़ाम की बेहतरी के लिए पहला कदम जिसकी इब्तिदा पार्लियामेंट से होगी वो नहीं उठाते, सही, तो आप अपने मुल्क का निज़ाम बेहतर नहीं कर सकते। चाइना ने शुरू किया है। अगर उन्होंने हमारे मुल्क में जो प्रोडक्शन होती है, मैं एक छोटी सी और मिसाल कोट कर दूँ। हमारे मुल्क में चीज़ें बनती हैं, वो हमारे अपने पॉलिटिशियन हुक्मरान नहीं ख़रीदते। यहाँ गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग होती है, क्या हमारा जो हुक्मरान है वो उसमें सफ़र करता है जो बाहर से आती BMW उसमें सफ़र करता है? वो BMW में बैठना पसंद करता है जो बाहर से मैन्युफैक्चर होकर आती है। वो पाकिस्तान की बनी हुई गाड़ी में नहीं बैठना पसंद करता। चाइना ने उनका जो उसका मुल्क का जो सदर था, उसने सबसे पहले कोई गाड़ी ख़रीद नहीं रहा था, उस मुल्क का सदर, उसने सबसे पहले उसने गाड़ी ख़रीदी और अपने जितने भी ऑफिशियल टूर थे उस गाड़ी में किए, लोगों को यकीन दिलाया कि ये गाड़ी जो है वो मेरे लिए बेस्ट है। जब सदर ने ये लोगों को यकीन दिलाया, फिर लोगों ने ख़रीदना शुरू कर दी। जब आपने अपनी प्रोडक्शन अपने मुल्क में जो पैदा की आपने ख़रीदना शुरू कर दी, बाहर से इम्पोर्ट बंद होगी, तो आपके निज़ाम में तूफ़ानी तब्दीली आई बेहतरी की तरफ। तो आप जब तक ये चीज़ें नहीं करते, जिसने कहना है कि मैं अफजल हूँ, शुरुआत एहतसाब की उससे होगी। ठीक हो। नदीम साहब, ये समंदर को आप कुएं में कैसे बंद करेंगे? ये पूरी बहस है जो हमारी, मैं इसको बहस को इस हिसाब से कंक्लूड करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ सेक्रेड कौन से इदारे हैं जो एक तौहीन अदालत के पीछे छुप जाते हैं। हमारे जजेस, हम उनको कुछ नहीं कहते। जब भी किसी जजेस के ऊपर हम उंगली उठाते हैं तो कहते हैं नहीं 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 वो तौहीन अदालत हो जाएगी। हालांकि हम जज के ऊपर नहीं, उनके फैसलों के ऊपर तनकीद कर रहे होते हैं। सेम जब हम अपने मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जब उनके करैक्टर्स को और उनकी देखते हैं कि वो बजाय मिलिट्री में काम करने के वो जो पोलिटिकल मैनूवरिंग में इन्वॉल्व होते हैं और सामने भी नहीं आते और वो छुप के काम कर रहे होते हैं, जब तक हम उनको एक्सपोज नहीं करेंगे, उनको सजाएं नहीं देंगे कि आपका काम डिफेंस का काम है, आप दिफा में इंटरेस्ट लें, आप उन मामलात को देखें, जब तक हम इन दो सेक्रेटरी इदारों को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, इनका एहतसाब नहीं करेंगे, ये सिस्टम नहीं बेहतर होगा। सियासतदानों का हमने कभी चलने ही नहीं दिया। हर चौथे साल बाद हमने अपना एक जरदारी साहब के अलावा कोई भी हुकूमत देख ले, किसी को पूरे नहीं करने दिया। किस बेसिस पे कि जी आप करप्ट हैं, आप चोर हैं, आप डाकू हैं। तो इसलिए जब तक इन दो इदारों को जब तक आप कंट्रोल नहीं करेंगे, कंट्रोल क्या कि चेक एंड बैलेंस नहीं रखेंगे, तो ये निज़ाम बेहतर नहीं है। साहब, अगर सियासतदान करप्ट नहीं है, यकीन कर लें फिर आप और मैं करप्ट हैं। ये करप्शन जो मुल्क में है ना, वो आपने की है, मैंने की है। दैट्स सही। संधू साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। नदीम साहब, आपका भी शुक्रिया, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। नाजरीन, आइन हमारे लिए मुकद्दम है, तो हमें आइन पर चलते हुए इलेक्शन करवाने चाहिए। इलेक्शन
होंगे तो आवाम को अख्तियार मिलेगा, आवाम की हुकूमत कायम होगी। शख्सियात को नहीं, निज़ाम को बदलने की ज़रूरत है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।